नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत पर अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस हिरासत में मौत हत्या है। पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। लखनऊ में 16 दिनों में पुलिस हिरासत में ये दूसरी मौत हुई है। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, ये डिमांड की गई है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से। और लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर हंगामे को लेकर भी खबर है, जहां परिजनों के साथ एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामे की तस्वीरें सामने आई। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर रखा। तो इस हालात के बीच जहां इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं देखिए किस तरीके से आज लोगों का गुस्सा भी सड़क पर नजर आया। और ये परिजनों के साथ एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामे की तस्वीर आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। लखनऊ के चिन्हट थाने में एक युवक मोहित पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मोहित के रिश्तेदारों ने थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि मोहित की पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी जान चली गई। जब शव को अस्पताल ले जाया गया तब परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। मोहित की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ले जाओ, जैसे उस मेरे भाई को मार दिया, मुझे भी मार दो, हत्या कर दो, जैसे करिए उसकी पीट के, यही तो करोगे, यही तो लोग। ये गुस्सा मोहित पांडे की मौत के बाद उभरा है। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हो गई, जिसके बाद से हंगामा बरपा है। आज जब उसका शव विभूति खंड पहुंचा तो परिजनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री के आवास का घेराव किया। परिजन आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मृतक के परिजनों और पुलिस के बीच खींचतान भी मची। लखनऊ के चिन्हट इलाके में रहने वाले मोहित पांडे को लड़ाई झगड़ा करने के आरोप में कस्टडी में लिया गया था। परिजनों का आरोप है कि उसकी पुलिस चौकी में जमकर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि लॉकअप में उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें चिन्हट थाना प्रभारी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। और अब कानपुर मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी खबर, जहां महिला के पति ने सीबीआई जांच की मांग की और पत्नी को अकेले दफनाना नामुमकिन, ये बात राहुल गुप्ता की तरफ से कही गई है। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करे। जिम ट्रेनर पर कारोबारी की पत्नी की हत्या के आरोप का मामला। मगर वहाँ पे बहुत भी काटना या कुछ भी करना, ये अकेले का नहीं है। ये तो हो सकता कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा उसमें। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही अपराधी बता सकता है। मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। वहाँ गड्ढा अकेले नहीं खोदा जा सकता, जिस हिसाब से गड्ढा खोदा गया था। मेरी मांग यही है कि निष्पक्ष जाँच हो। अगर यहाँ इस लेवल पर नहीं हो तो सीबीआई लेवल पर निष्पक्ष जाँच हो। ये मुख्यमंत्री जी से भी हम गुहार करते हैं। तो ये हैरान कर देने वाली खबर कानपुर से है। कानपुर के इस हत्याकांड को बिल्कुल दृश्यम फिल्म के जैसे अंजाम दिया गया, ऐसा लगता है। इस हत्याकांड का खुलासा 4 महीने बाद हुआ है। आरोपी जिम ट्रेनर ने हत्या के बाद शव को डीएम आवास के पास दफना दिया, जबकि पुलिस यहां वहां जांच में भटकती रही, लगी रही। पुलिस को भनक भी लगी है कि शव डीएम आवास के पास ही है। अब खुलासा होने के बाद शव का कंकाल बरामद किया गया है। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने पहले कहा कि शव गंगा नदी में बहा दिया गया। इसके बाद भी पुलिस को वो गुमराह करता रहा, लेकिन जब इस हत्याकांड का राज खुला तो हर कोई चौंक गया। कानपुर में महिला की हत्या का आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी 10 साल से ऑफिसर्स क्लब से जुड़ा हुआ था और इसकी एक चाबी इसी के पास रहती थी। आरोपी डीएम कंपाउंड से सटे इस ऑफिसर्स क्लब में ठहरता भी था। जांच में पता चला है कि हत्या के बाद अपनी कार से ही महिला का शव लेकर गया था। खास बात है कि महिला का शव कानपुर डीएम के कंपाउंड से बरामद किया गया है। कानपुर में एक कारोबारी की पत्नी पिछले 4 महीने से लापता थी और आरोप जिम ट्रेनर विमल सोनी पर लगे थे।
4 महीने की पड़ताल के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक जिम ट्रेनर की शादी तय हो गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। महिला एकता गुप्ता के पति इस हादसे से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी 24 जून को जिम के लिए निकली थी, फिर वापस नहीं आई। हम तो खुद ही सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या। ये बताइए, आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी को गिरफ्तार कर दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली में चीन में बने मोबाइल जैमर बरामद किए गए हैं। कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में चीनी मोबाइल जैमर की बरामदगी को लेकर खबर है, जहां पुलिस ने दुकान के मालिक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दुकानदार ने बताया कि ये जैमर लाजपत राय मार्केट से 25,000 रुपए में लाया था और इसे ऊंचे दाम में बेचना चाह रहा था। बता दें कि इस तरह के जैमर बेचने के लिए लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। इसे बेचने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, जिनके मुताबिक कोई भी इंडिविजुअल शख्स इस जैमर को नहीं बेच सकता है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक रहस्यमय ब्लास्ट हुआ था। इस तरह के जैमर का इस्तेमाल कर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए कम्युनिकेशन को ठप कर सकता है। अभी हम हर जगह मार्केट्स में, शॉप्स पे, सब जगह वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इन्हीं वेरिफिकेशन के दौरान हमें एक शॉप पे एक सस्पिशियस आर्टिकल दिखाई दिया, जिसकी अभी वेरिफिकेशन जारी है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल सिग्नल जैमर की तरह एक्ट करता है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन जारी है। इसके वेरिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया जा रहा है। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। बाजारों की जांच की जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कोलकाता पहुंचे अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार, कटमनी, गो तस्करी को रोकने के लिए 2026 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार जरूरी है। गो तस्करी, कोयला तस्करी, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है, उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी होगी। कम से कम 5 से 6 हजार लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। और वहीं बीजेपी सदस्यता अभियान के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि 2026 में ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे। 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे
तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए सूबे में डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य बिना विकसित महाराष्ट्र के हासिल नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र का योगदान जो है नेशनल डेवलपमेंट में शुरू से मैं कहूँगा भारत के सब स्टेट्स में से हर समय ये एक लीडिंग स्टेट है। अब जब और मैं आप लोगों को थोड़ा परिचित करना चाहूँगा कि जो सरकार जो बनी थी तीसरे कार्यकाल में, उसके बाद क्या क्या हुआ है। पर जो भी हुआ है उसको अगर हमें ज़मीन में उतारना है तो हमें एक ऐसी सरकार चाहिए महाराष्ट्र में जो उसी पेज सेम पेज में हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिस पे देश भी भरोसा करे, दुनिया भी भरोसा करे कि ऐसी सरकार है कि कोई बड़ी प्रोजेक्ट हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री हो, कोई एजुकेशन प्रोजेक्ट हो, कोई लॉजिस्टिक्स हो, कि ये ऐसी सरकार है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम तो ज़रूर चाहेंगे कि ये डबल इंजन ग्रोथ जो बाकी जगह भी इतनी सक्सेसफुल हुई है वो महाराष्ट्र में भी हो। और पंजाब में धान की खरीद पर संकट का हवाला देते हुए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि समय रहते किसानों की फसल खरीद ली जाएगी। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकारी गोदामों में 14 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने की जगह बची हुई। 185 लाख टन इतना पैडी हम प्रोक्योर करेंगे। इसमें कोई किसी को शक रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नियरली अबाउट 124 lakh ton of rice will procure it. उसमें भी कोई शक नहीं है। और जहाँ तक कुछ लोग ये भी इशू करने का कोशिश कर रहे हैं, स्पेस नहीं है। एज ऑन डेट 14 लाख मीट्रिक टन तक हमारे पास स्पेस है। 14 लाख टन। और हम वीट और राइस जो पंजाब में है उसको इवैक्यूएशन का भी हमने शीघ्र गति से कर रहा है। दिल्ली के सीलमपुर में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे विभाग के नोटिस के बाद सियासत तेज हो गई है। आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीलमपुर पहुंचे। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के सीलमपुर इलाके में रेलवे की जमीन पर बसी झुग्गियों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस को लेकर सियासत शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस जगह पर लोग 80-90 सालों से रह रहे हैं, लेकिन दिवाली से ठीक पहले बीजेपी के कहने पर रेलवे से नोटिस जारी किया गया है। 2-2, 3-3 पीढ़ी से परिवार रह रहे हैं, बच्चे हैं। मेरे को बच्चियां कह रही हैं कि हम तो आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, हम कहाँ जाएंगे पढ़ने। भारतीय जनता पार्टी ने इन झुग्गी वालों को नोटिस दिलवाए कि 15 दिन में ये झुग्गियां खाली कर दो। बीजेपी ये नहीं सोचती है गरीब लोग 80-80, 90-90, 100-100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके परिवार कहाँ जाएंगे ये लोग। किसी के घर में शादी है, कोई महिला अकेली है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, कहाँ जाएंगे ये लोग। बीजेपी वालों को तो शर्म नहीं आती, इनमें इंसानियत तो है नहीं बिल्कुल भी। हालांकि आरोप है कि सीलमपुर ए ब्लॉक की झुग्गियां सिर्फ नाम के लिए झुग्गियां हैं। यहाँ झुग्गियों की जगह 5-5 मंजिला पक्की इमारतें बन चुकी हैं। ऐसा नहीं कि ये इमारतें रातों रात बन गई। पूरी दिल्ली नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे झुग्गियां पक्की हो गई। अब 15 दिन में झुग्गी खाली करने का नोटिस दिया गया है। कुछ घरों पर लगाए गए नोटिस के मुताबिक ये जमीन रेलवे की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन की चर्चा तेज हो गई है। आज उनके बेटे ओसामा शहाब और पत्नी हिना शहाब आरजेडी में शामिल हो गए।
सीवान के पूर्व सांसद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और पत्नी हिना शहाब ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ओसामा और हिना को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड में ओसामा शहाब के साथ उनकी मां हिना शहाब सहित परिवार के कई सदस्य नजर आए। हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। बड़ी खुशी की बात। ओसामा शहाब के लंबे समय से राजनीति में एंट्री की कवायद चल रही थी। ओसामा के पिता और दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान से आरजेडी के सांसद रह चुके हैं। ओसामा की मां हिना शहाब भी आरजेडी के टिकट से सीवान लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। ओसामा के आरजेडी ज्वाइन करने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ओसामा की पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम इलाके में एक नाबालिग लड़के की हत्या का मामला सामने आया। नाबालिग के दोस्त को भी गोली मारी गई है। राजधानी दिल्ली में नाबालिग लड़के की हत्या के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। हत्या की वारदात दक्षिण पश्चिम इलाके के किशनगढ़ गांव में हुई है, जहां 5 आरोपियों ने किशोर को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने उसके दोस्त को भी गोली मारी। पुलिस ने मामले में 4 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। हत्या के पीछे चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया जा रहा है कि मृतक ने एक नाबालिग लड़के को थप्पड़ मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने साथियों समेत वारदात को अंजाम दिया। वहीं गोली लगने से घायल युवक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसे गोली मारी, पीछे से 2 गोली मारी, गिर गया, गोली पीछे से मार के गिरा दिया, फिर उसको चक्कू मारे, यहाँ सब जगह चक्कू मार दी। मेरे बच्चा तड़प गया, 15 साल का बच्चा मेरा तड़प गया, मुझे इंसाफ दिला दो। चारों नाबालिग आरोपी महरौली इलाके के बताए जा रहे हैं। वहीं 5वें आरोपी संजय के खिलाफ पहले से हत्या का मामला दर्ज है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। क्राइम ब्रांच अब लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहली बार पुष्टि की है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई गैंग का हाथ है और अब एफआईआर में लॉरेंस और उसके भाई का नाम भी शामिल किया जाएगा। क्राइम ब्रांच को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि हत्याकांड के पीछे बिश्नोई ब्रदर्स का हाथ है। क्राइम ब्रांच की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरोपी सुजीत सिंह को बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े प्लान की पूरी जानकारी नितिन ने वारदात के 3 दिन पहले ही दे दी थी। मुंबई और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आरोपी सुजीत सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। सुजीत घटना से 1 महीने पहले मुंबई से फरार हो गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक सुजीत सिंह को बाबा सिद्दीकी की हत्या के 3 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को ही आरोपी नितिन गौतम सप्रे ने हत्या की पूरी जानकारी दी थी। उसने इस दौरान बाबा की हत्या करने से लेकर शूटरों के मुंबई से भागने के प्लान की जानकारी सुजीत को दे दी थी। इससे पहले बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी हरीश को 28 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा गया। अदालत ने आरोपी गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोंकर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, जबकि बाकी आरोपियों को 4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। महाराष्ट्र के बांद्रा में आज स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए और हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें केईएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बांद्रा से यूपी के गोरखपुर जाने वाली सवारी गाड़ी अंत्योदय एक्सप्रेस सुबह करीब 2:45 पर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर लगने लगी, प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री चलती ट्रेन में ही चढ़ने की कोशिश करने लगे और यहीं से भगदड़ शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। यात्रियों में इसलिए भी हड़बड़ी थी क्योंकि इस ट्रेन को रीशेड्यूल कर दिया गया था और ये समय से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गए। हालांकि रेलवे का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और होमगार्ड तैनात थे, लेकिन हादसे में घायल यात्रियों को कोई कंधे पर उठाकर ले गया, किसी को चादर से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को नजदीकी सरकारी भाभा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दिवाली फेस्टिवल है तो उसको जाने वाले लोग थे, तो नॉर्मली ज़्यादा भीड़ हो गई थी। एंड जो स्पेशल ट्रेन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलने वाली थी, तो वो स्पेशल ट्रेन कल लगी नहीं, तो उसकी भी भीड़ यहाँ पे आ गई, तो एक ही ट्रेन पे पूरा लोड आने की वजह से ये इंसिडेंस हुआ। बांद्रा स्टेशन पहुंचे ज्यादातर यात्री दिवाली और छठ के मौके पर अपने घर जा रहे थे। स्टेशन पर बेइंतहा भीड़ थी। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि रेलवे प्रशासन ने पहले से जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए।
एक पॉपुलर रियलिटी शो के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। करोड़पति बनाने के नाम पर हुई ठगी, पीड़ित पर फर्जी सीबीआई ऑफिसर बन दबाव डाला गया। अज्ञात ठगों के खिलाफ सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। तस्वीर उस फर्जी महिला सीबीआई ऑफिसर की है जो रियलिटी शो के नाम पर लोगों से ठगी का काम करती थी। सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है उसके मुताबिक ये महिला टीवी के एक मशहूर रियलिटी शो के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग चुकी है। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर 2 फर्जी संस्था के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया, जिसमें शो में जीते गए रकम को बढ़ाने का दावा किया गया और पीड़ित से 3 लाख रुपए मांगे गए। पीड़ित को बताया कि इसे 3 लाख के बदले 5 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह का केस कोलकाता में भी हुआ, जहां फर्जी संस्थान ने पीड़ित को जानकारी दी कि उसने 75 लाख रुपए जीते हैं, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ 75 लाख रुपए कर दिए गए। इस केस का खुलासा होने के बाद सीबीआई ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर में यह भी कहा गया कि एक महिला ने खुद को सीनियर सीबीआई अधिकारी बताया और पीड़ित को धोखा देने के लिए अपने प्रोफाइल में देश के मशहूर लोगों की तस्वीर भी लगाई। हालांकि इस केस में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, डिजिटल अरेस्ट से सावधान होने की जरूरत है। पीएम ने कहा, फ्रॉड फोन कॉल पर अलर्ट रहें। डिजिटल अरेस्ट के हर उम्र के लोग शिकार। डिजिटल अरेस्ट की कॉल से डरने की जरूरत नहीं। कोई भी एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती। डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का ध्यान रखें। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। और वंदे भारत स्लीपर कोच का पहला लुक जनता के सामने आ चुका है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत के स्लीपर कोच तैयार हो रहे हैं। ट्रेन की रफ्तार की वजह से अब इसकी तुलना राजधानी एक्सप्रेस से हो रही है। वंदे भारत ट्रेन के कोच का पहला लुक सामने आ चुका है। अगले साल जनवरी तक आप वंदे भारत के स्लीपर कोच में सफर कर पाएंगे। ट्रायल के दौरान ट्रेन को 90 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा। यही वजह है कि अब इसकी तुलना राजधानी एक्सप्रेस से होने लगी है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस से बेहतर सुविधा होगी। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ट्रेन का दरवाजा टच करते ही खुल जाएगा। ट्रेन में बिना बटन दबाए पानी मिलेगा। स्लीपर कोच में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम होगा और अटेंडेंट एक बटन दबाने से आ जाएगा। हादसे से बचाने के लिए वंदे भारत में कवच सिस्टम भी लगाया गया है। वंदे भारत स्लीपर कोच को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है, जिसमें बेस्ट कैटेगरी की डिजाइन है। 16 कोच वाली ये ट्रेन पूरी तरह एसी होगी। इसमें एक साथ 820 पैसेंजर सफर कर पाएंगे। प्लान के मुताबिक 15 नवंबर तक स्लीपर कोच की टेस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा और 15 जनवरी तक इसके सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी जाएगी।